हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे जो ये निबंध हैं उनमें से थे, जैसे आशाकांत, उत्साह, गिल्लू और देवदारू। देवदारू जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है उस तक कर लिए थे हमने। उसके मतलब 4 निबंध कर लिए हमने, 4 जो चैप्टर हैं हमारे इस सिलेबस में 6 सेम में। अब एक बार देवदारू का सार देख लेते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, इसके क्वेश्चन भी कुछ भी बन सकता है। आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। एक बार सार देख लेते हैं इसका, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। बस जैसे देवदारू जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है और एक भावात्मक निबंध है। इसमें जो देवदारू है उसका उसी के बारे में बताया गया है। क्या चीज़ है देवदारू, कैसा एक पेड़ ही होता है, महाभारत से प्राचीन है, इसके काफ़ी ऊंचा पेड़ होता है और जड़ें भी काफ़ी गहरी होती हैं। शिव जी इसके नीचे बैठ के समाधि लेते थे। महावृक्ष है ये, देवताओं का प्रिय है और चमत्कारिक है। एक एक घटना भी दी गई है। एक इससे भूत भी भगाते हैं पंडित, और इसके अनेक किस्में हैं। खूसट, पागा, सूम, सनकी, जिजोटा, जबरेला। शानदार वृक्ष है, सुडोल, सुंदर है। आकाश को छूना जाता है और धरती में भी काफ़ी नीचे तक इसकी जड़ें हैं। काफ़ी वर्षों से उतार चढ़ाव हैं, फिर भी यह अटल है, सुदृढ़ रूप से खड़ा है। मतलब काफ़ी समय से ये पेड़, काफ़ी पुराना पेड़ है। और अपना इस पेड़ की तारीफ कर रखी है हजारी प्रसाद जी ने। बस यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला जो निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। इसमें विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। अब इसका एक बार सार देख लेते हैं क्या है। विद्यानिवास मिश्र है ललित निबंध है। ललित एक प्रकार का निबंध होता है जिसमें जो है अपने भावों को व्यक्त किया जाता है। किसी एक विषय पर गहरी मतलब उस पर गहन अध्ययन करके उस पर विचार प्रकट करना पड़े। किसी चीज़ को डीपली मतलब अपनी संवेदना दिखाई है इन्होंने। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदना द्वारा लोक मतलब संसार की जो वेदना है, मतलब जो चिंता है, उसका सजीव चित्रण किया है। लेखक उदास रहता है, यहाँ से शुरू होता है ये। कोई एक खास कारण नहीं है उसकी उदासी का। उसका पुत्र है, मतलब उसका लड़का है और एक शहर से हुई उसकी मेहमान है जो लड़की है। वो किसी दोस्त के संगीत में गए थे पर देर रात तक वो नहीं लौटे, तो उसको चिंता होने लगी। बारिश भी हो रही थी रात को, लौटे नहीं। तो उसको वो लोकगीत याद आ गया जो अवध मेरे राम का बीजे मुकुट हुआ सुनाई देता है, जो बचपन में उसकी दादी नानी भी सुनाया करती थी। हाँ, उसको भी यह गीत याद आता है तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। इससे यह कहना जाता है कवि या जो निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र जी कि जो आने वाली पीढ़ी, जो पिछली पीढ़ी है, वो अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना से चिंतित हो जाती है। मतलब जो है आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपकी काफ़ी चिंता करते हैं। वो छोटी सी बातों पर आपकी काफ़ी चिंता हो जाती है उनको। और जो अपनी पीढ़ी मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों उनकी ममता समझ में नहीं आती। जो उनके जो चिंता है वो उसको समझ नहीं पाते हैं। पिछली पीढ़ी जो है वो यह समझ नहीं पाती है कि उसकी संतान अब समर्थ हो गई और बड़े से बड़ा संकट भी झेल सकती है। फिर भी चिंता तो बनी रहती है, लेखक को भी बनी रही है। अपने जो बेटा है और उसकी जो शहर से आई हुई वो लड़की है उसकी चिंता बन रही है। इससे कभी बाकी सबको संदेश देना चाहता है। ऐसी करोड़ों माएँ हैं, अपने बच्चे जो हैं उनके विदेश गए हुए हैं, किसी प्रदेश गए हुए हैं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वो कहते हैं उनके सिर पर जिम्मेदारियां हैं, उनका मान सम्मान है परिवार का, और वो नहीं बिगड़ना चाहिए। जो राम का मुकुट है, जो वनवास में गए थे राम, उनका मुकुट नहीं बिगड़ने दिया था उन्होंने। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि कोई भी लड़का है या लड़की है वो अपने मुकुट लेके चलते हैं सिर पर, अपने घर परिवार की मान प्रतिष्ठा लेके चलते हैं, उसको नहीं खराब होने देना चाहिए।
बाकी तो काफ़ी चीज़ें लिख रखी हैं इसमें, क्वेश्चन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। बाकी एक बार देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बताते हैं। बस यही था इस निबंध में तो। बाकी वो उसके लड़के आ जाते हैं और उसको वो गीत याद रहता है। वो यही संदेश देना चाहता है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं आप, जो पीढ़ियों में गैप आ जाता है, जो बड़े बच्चों की बात नहीं समझ पाते या बच्चे बड़ों की बात नहीं समझ पाते। बच्चे सोचते हैं इनको यही फिक्र लगी रहती है, हम बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको समर्थ नहीं समझते कि कोई दिक्कत होगी तो क्या होगा। और बस यही है, पीढ़ी में जो विचारों में भिन्नता है। और जो राम का मुकुट है, मुकुट का यहाँ से प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान होता है, आपके पीछे आपके परिवार का मान सम्मान है लड़के के लिए, और लड़की के लिए वो सिंदूर का, विवाहित कन्या के लिए क्या आ गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इसके। अब मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध के लेखक का नाम बताइए। विद्यानिवास मिश्र। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है याकड़डीहा नामक गांव में हुआ। याकड़डीहा, ये जरूरी नहीं है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, ये आ भी सकता है। दो निबंध संग्रह के नाम लिखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और चितवन की छां। मूल भाव क्या है? अपनी संवेदना द्वारा लोक की अंतर्वेदना को व्यक्त करना। अपनी जो चिंता थी वो व्यक्त की और पूरे संसार को उसमें जोड़ के दिखा दिया लेखक ने। लेखक का मन कब से बेहद उदास, महीनों से। घर में मानाई कन्या क्या नाम है? कृष्णा। लेखक का पुत्र और उसके मेहमान कन्या कहाँ गए थे? एक संगीत कार्यक्रम को देखने गए थे। कब लौटे? वो सुबह के 4 बजे लौटे। मेरे राम का बीजे मुकुटवा गीत लेखक के बचपन में कौन गाता था? उसकी दादी और नानी। कौशल्या किसका प्रतीक है? माताओं का। मुकुट का भीगना किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा के नष्ट होने का। निबंध में राम किसका प्रतीक है? युवा पुत्रों का। निबंध में सीता किसका प्रतीक है? विवाहित युवतियों का। राम जो है पुत्रों का, सीता विवाहित युवतियों की और कौशल्या माताओं की। सीता को दूसरी बार किसने निर्वासित किया था? राम ने। पिछली पीढ़ी किस कारण चिंतित रहती है? पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही चिंतित रहती है, कोई संकट ना आ जाए अपनी संतान पर। काशी की रामलीला के आरंभ में किसकी पूजा की जाती है? राम के मुकुट की पूजा की जाती है। प्रस्तुत निबंध किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली में रचित है। विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार ने किस उपाधि से अलंकृत किया है? पद्मश्री और पद्म भूषण से। अब ये छठा है हमारा, सदाचार का ताबीज। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई जी, उनकी महत्वपूर्ण व्यंग्य रचना है। क्या है इसमें? भ्रष्टाचार की, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसको हटाने के, भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसका उन्मूलन, मतलब उसको हटाने के उपाय उसके बताया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है, यदि जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार, मतलब अच्छी खासी उनको वेतन दिया जाए और सुविधाएं दिए जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, संभव है। अब इस जो हमारा निबंध है, व्यंग्य निबंध है, उस पर आते हैं। राजा होता है, एक राज्य में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। राजा ने अपनी सभा बुला ली और कहा कि भ्रष्टाचार को ढूंढ के लाओ। उस उनके दरबारियों ने मना कर दिया, उसके चापलूसी करने लगे, हमारे में कहाँ है, मतलब हम नहीं ढूंढ पाएंगे, विशेषज्ञों को एक कमेटी बनाओ। विशेषज्ञ बुला लिया उन्होंने कहा कि हर जगह है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। फिर वो कहते हैं ऐसे क्या करना होगा भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? वो कहते हैं परिवर्तन करने पड़ेंगे, ठेका प्रथा बंद करनी पड़ेगी, उन कारणों को बंद करना पड़ेगा जिससे व्यक्ति घूस लेता है या रिश्वत लेता है। फिर दरबारी एक साधु को पकड़ लाते हैं जो सदाचार का ताबीज बनाता था। फिर वो कहता है सदाचार और भ्रष्टाचार और सदाचार तो मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता है। जब आत्मा में ईमान अंदर से स्वर निकलते हैं, ईमानदारी दिखानी या बेईमानी दिखानी, आत्मा की पुकार होती है वो। फिर वो कहता है मैंने ऐसा ताबीज बनाया है, उसके जो बेईमानी के स्वर है उसको दबा देती है और ईमानदार हो जाता है व्यक्ति। राजा ने सोचा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो उस
साधु को ताबीज दे दिया, मतलब करोड़ों ताबीज बनाने का ठेका दे दिया, जो कि भ्रष्टाचारी है। अब जो है सदाचार के ताबीज बनाने कारखाने के लिए 5 करोड़ रुपए दे दिए, अखबारों में छप गया, सब ताबीज भी आ गए, सबको बांध भी दिए, सरकारी कर्मचारी के भुजा पर बांध दिए, मतलब साधु ने ताबीज बना दिया और सब ने ताबीज बांध भी दिए। अब राजा गया वो मतलब चेकिंग पे, क्या ये ताबीज काम करे या नहीं, कर्मचारी के पास ही गया वो 2 तारीख को था, उसे एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी और काम उसको 5 रुपए की रिश्वत देने लगा, वो उन्हें मना कर दिया, राजा खुश हो गया, ताबीज ने तो इसे ईमानदार बना दिया। फिर गया वो, उस दिन महीने की आखिरी तारीख थी, उसे 5 का नोट दिया था, उसने नोट लेकर जेब में रख लिया, राजा ने वो पकड़ दिया और वो देखा कि ताबीज नहीं बांध रखा आज तूने। फिर उसने दिखाया ताबीज तो बंध रहा है, फिर वो कहता है ताबीज का चमत्कार तो खत्म हो गया। तो राजा ने उस पर कान आवाज़ आ रही थी, उसको सुना, अरे आज तो 31 है, आज तो ले ले, मतलब उसके पैसे खत्म हो गए थे। शुरू में 2 तारीख को तो उसे नई तनख्वाह मिली थी, पैसे थे, बाद में तो उसे भी ज़रूरत पड़ती है और रिश्वत ले ली, सरकारी कर्मचारी था, ताबीज का कुछ नहीं था, तो व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अरे सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। सदाचार का ताबीज किस प्रकार का निबंध है? व्यंग्य प्रधान निबंध है। हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामिनी नामक गांव में हुआ। 1922 मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला, जामिनी गांव। व्यंग्य प्रधान ये निबंध है। सदाचार का ताबीज व्यंग्य का उद्देश्य बताइए। भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन का उपाय बताना इस व्यंग्य का उद्देश्य है, मतलब जो भ्रष्टाचार फैला हुआ और उसको हटाने का उपाय है। दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा? अति सूक्ष्म होने के कारण। दरबारियों की आंखों को क्या देखने की आदत पड़ गई थी? महाराज की आंखों की विराटता, मतलब उसकी चापलूसी कर रहे हैं यहाँ पर। दरबारियों ने भ्रष्टाचार को खोजने का कार्य किसके सौंपने का सुझाव दिया? विशेषज्ञों को। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार कैसा बताया? सूक्ष्म, अगोचर एवं सर्वव्यापी। किसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है भ्रष्टाचार को। विशेषज्ञों के अनुसार भ्रष्टाचार का प्रमुख रूप क्या है? घूस, रिश्वत लेना। कौन सी प्रथा समाप्त होने पर घूस समाप्त हो सकती है? ठेकेदारी प्रथा। किसने विशेषज्ञों द्वारा ये नहीं, साधु के अनुसार भ्रष्टाचार और सदाचार कहाँ होता है? मनुष्य की आत्मा में होता है। किस आधार पर कार्य करता है मनुष्य? आत्मा की पुकार पर। उसको ठेका किसे दे दिया था? सदाचार की ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया था? साधु को। और उसे कारखाना खोलने के लिए रुपए कितने दिए गए थे? 5 करोड़। कितनी रिश्वत देनी चाहिए राजा ने कर्मचारियों को? 5 रुपये। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 5 रुपये, 5 करोड़ साधु को। अब ये लास्ट रहता हमारा, तिब्बत के पथ पर राहुल सांकृत्यायन। गुम्मकड़ी प्रवृत्ति के कवि निबंधकार रहे हैं। इसमें इनके नेपाल से तिब्बत की यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा वृत्तांत है। अपनी पूरी यात्रा को इन्होंने बताया है, कैसे कहाँ से गुजरे हैं, कहाँ रुके हैं, कैसे उनके लोगों से मिले हैं, कैसी उनकी संस्कृति थी। सीधे क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसमें तो। तिब्बत के पथ पर लेखक का नाम बताइए। राहुल सांकृत्यायन। किस विधा है? तिब्बत के पथ पर की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। जन्म कब और कहाँ हुआ? 1893 में पदहा नामक गांव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ही हैं ये हमारे जो ये सातों। जिला आजमगढ़ है, उत्तर प्रदेश राज्य है। पदहा नामक गांव है। बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे। राहुल किसके नाम पर रखा था उन्होंने अपना नाम? गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम पर। उनके 2 यात्रा वृत्तांत संग्रहों का नाम बताइए। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। उनकी आत्मकथा क्या नाम था? मेरा जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों में लिखी गई। जो राहुल सांकृत्यायन को कौन सी उपाधि प्राप्त है? महापंडित। तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत लेखक की किस पुस्तक का एक अंश है? मेरी तिब्बत यात्रा। लेखक ने 14 मई को किससे अपने साथ तातपानी तक चलने को कहा था? तमंग तरुण से। तमंग ये जाति है,
ये तरुण ये युवक के लिए, तमंग जाति का एक युवक है उसके लिए है। तमंग तरुण कौन सी भाषा अच्छी तरह जानता था? भूटिया, जो भूटान की भाषा है। प्रथम दिन लेखक किन लोगों के गांव से गुजरा? यलमो लोगों को। यलमो लोगों के गांव में किसका होना अनिवार्य था? मानी एक धार्मिक मंदिर टाइप लगा लो आप इसे। यलमो लोगों में कौन सा धर्म बहुत जागृत है? लामा धर्म। दलाई लामा आपने सुना होगा। लामा धर्म है यलमो लोगों में धर्म जो है। दूसरे दिन वह कहाँ से कहाँ गया? काठमांडू से कुत्ती, ये जगह का नाम है। और यलमो लोग किस जाति की एक शाखा है? सरबा बोटियों। यलमो जो है ये सरबा बोटियों की। सरबो बोटियां कहाँ तक बसे हुए हैं? दार्जिलिंग तक बसे हुए हैं। जो तीसरे दिन की यात्रा है लेखक, उसमें कितने लोग थे? लेखक सहित 8 थे। रीचन कहाँ के रहने वाले थे? कुल्लू के। रीचन कहाँ के रहने वाले थे? कुल्लू के। तीसरे दिन कितने लोग थे? 8। लेखक तातपानी किस तारीख को पहुंचा? 18 मई को पहुंचा था। नेपाली चुंगी आवाज लेखक के लिए बड़ा खतरा क्या था? फौजी चौकी थी। यात्रियों ने फौजियों को अपना क्या परिचय दिया? उन्होंने अपने आप को करोड़ों के अवतारी लामा का चेला बताया। उन्हें बचना था, बॉर्डर पार करना था। नेपाली चुंगी और फौजी का पहरा था। और सूबेदार के समक्ष रीचिन ने लेखक का क्या नाम बताया? खुन्नू छवंग। और किस तारीख को वो तिब्बत की सीमा पर पहुंच गया था? 20 तारीख को। एक तो ये यात्रा का वृत्तांत और जो देवदारू है, इन दो में से थोड़े मुश्किल हैं, मतलब याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, बाकी तो स्टोरी टाइप है। बस इसी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी पहले। ये हमने सातों के सातों चैप्टर कर लिए हैं। आशाकांत, उत्साह, गिल्लू, देवदारू और मेरे राम का बुक भीग रहा है सॉरी। और छठा कौन सा था? सदाचार का ताबीज और ये मेरी तिब्बत यात्रा। नेक्स्ट वीडियो में हमें जो हरियाणवी भाषा और उसका साहित्य का इतिहास है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप और वीडियो को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। अगेन